ये कब करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा समय है सुबह 10 बजे के पहले या शाम को 4 बजे के बाद, जब धूप कम हो, सूर्य की रोशनी जरा कम हो, the sunlight is on the lighter side. That is the time when you should work on your plants, on your trees, or any of the small decorative plants that you have at home or at your farms, because it will give you better results. So the first fertilizer that we are talking about today is one of my favorites, banana peels. Banana के छिलके यानी केले के छिलके. Now banana peels fertilizer. Monica, potassium. I would like to interrupt once again. मुझे ऐसा messages आ रहे हैं. Still some of you are not able to hear, not able to listen. तो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके स्क्रीन पे आपको छोटा सा हेडफोन नजर आ रहा होगा नीचे, माइक जैसी चीज, स्पीकर या माइक जैसी चीज आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे. आप स्क्रॉल करेंगे जब कर्सर, तब आपको समझ में आएगा. तो एक बार उसको क्लिक करें, उसको ऑन करें, फिर वापस से उसको बंद करें. जिसको आवाज आ रही है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आ रही सिर्फ उनके लिए इंस्ट्रक्शन है ये. हेडफोन या माइक जैसी चीज बनी होगी, उसको एक बार क्लिक करेंगे और वापस से उसको फिर से क्लिक कर देंगे तो आपको आवाज आने लगेगी. सरिता जी, आपका हैंड रेज्ड दिख रहा है मुझे काफी देर से. आप शायद इसी चीज के लिए बोल रही हैं. होप आपका कनेक्शन हो जाएगा इसके बाद में. We can start now. Okay, so the first fertilizer that we are talking about today is banana peels. Bananas are very high in potassium. और आप अपना केला खाने के बाद वो छिलके ना फेंकें, because it is full of potassium. आपको क्या करना है, उस छिलके के छोटे छोटे पीसेस करने हैं और एक कंटेनर में 1 लीटर पानी लेके वो उसमें भिंगा के रखना है, सिर्फ 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए. बस इतना केयरफुल रहना है कि वो जो कंटेनर है उसको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, धूप ना लगे और वो शेड में रहे. हम हर फर्टिलाइजर बनाते वक्त, चाहे खेतों में हो या घरों में हो, ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसे कवर्ड रखें. मतलब उसको एक सूती कपड़े से या कोई लिड से या ढक्कन से कवर करके रखें, क्योंकि हाउस फ्लाइज हैं या अदर इंसेक्ट्स इन योर किचन में pollute it. हाउस फ्लाइज की ये बहुत कॉमन सी आदत होती है कि वो फट से कोई अच्छी चीज दिखी कि उसके ऊपर अंडे देना चालू कर देती है. तो आपका फर्टिलाइजर पोल्यूट हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है. इसीलिए पूरे समय फर्टिलाइजर को, जो भी कुछ आप बना रहे हैं, उसको कवर्ड रखना बहुत जरूरी है. 2 दिन में आप देखेंगे कि वो जो पानी है वो एक लाइटिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, मर्की, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा गंदा हो जाएगा. बट दैट मीन्स दैट पोटेशियम हैज गॉन इनटू द वाटर. और उसके बाद आप ये पानी अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए या स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 कप बनाना पील पाउडर वाटर आप 5 लीटर पानी में डालें और उससे अपने पेड़ों को पानी दे सकते हैं. और स्प्रे करने के लिए आप 1 कप बनाना पील वाटर लीजिए और उसको डाइल्यूट कीजिए 2 लीटर पानी में. ये फर्टिलाइजर आप बगैर सोचे हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 बार तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कभी ऐसा हो जाए कि केला बहुत ही खराब हो गया है, या ऐसा कुछ हुआ है कि आप भूल गए खाना, थोड़ा काला सा हो गया है केला, ज्यादा पक चुका है, सड़ने की बिल्कुल लिमिट आई है, तब आप आजू बाजू के, मतलब अपने पौधे के आसपास की मिट्टी थोड़ा सा खोद के अगर 2 से 3 इंच उस केले को पूरा वैसे ही आप गाड़ देंगे और उसके ऊपर से मिट्टी रख देंगे, तो आपके प्लांट्स की व्हाइट रूट्स बहुत अच्छी बढ़ेंगी और उसमें से पोटेशियम आराम से ले पाएंगी. इसके अलावा आपको इतना ध्यान रखना है कि केले के ऊपर की मिट्टी कम से कम 1 इंच की हो, जिससे बाहर के इंसेक्ट्स या चींटियां वगैरह उसको खा न सके. नेक्स्ट,
fertilizer that we are going to talk about is potato peels. आलू के छिलके बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, आराम से 2 या 3 बार आलू का इस्तेमाल किचन में हो ही जाता है. Now again you have to dip potatoes. You have to make small pieces of these potatoes, dip it in 1 liter of water or ample amount of water. Now potatoes will give you fantastic potassium. और यहाँ मेंशन नहीं है पर इसमें माइक्रो एलिमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे phosphorus, magnesium and vitamins, which will strengthen both roots and shoots of your plants. मतलब roots तो आपकी अच्छी होंगी ही, उसके आगे shoots भी बहुत अच्छी हो जाएंगी with this potato peels fertilizer. वही है, 2 दिन तक कवर्ड रखना है. सारा है ना, छोड़ो. उसके बाद आपको ये खाद या ये चार्ज्ड पानी, चार्ज्ड विद पोटेशियम एंड अ लॉट ऑफ मिनरल्स आपने पौधों में डालना है. बस यहाँ एक केयरफुल रहना है कि आपके पौधों की मिट्टी जब आप ये फर्टिलाइजर डालें तब सेमी ड्राई स्टेट में हो, मतलब थोड़ी सूखी हो. अगर थोड़ी ड्राई है तो अच्छा ही है, पर अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं होता है पोटैटो पील फर्टिलाइजर प्लांट से. तो आपको ये देखना है कि पौधे के आसपास की या मिट्टी जो है वो सेमी ड्राई स्टेट में हो. आगे जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक फैंटास्टिक फर्टिलाइजर है, वो है बॉइल्ड एग्स या एग शेल्स. आप अगर अंडे उबालते हैं अपने घरों में तो वो पानी प्लीज मत फेंकिए, बिकॉज दैट वाटर इज ऑलरेडी चार्ज्ड. लेट इट कूल डाउन, उसको ठंडा कीजिए और अपने पौधों में आप डालिए. एग शेल्स आर फुल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, and as you can see a lot of and iron also. So a lot of nutrients are available in eggshells. बस आपको करना क्या है, एग इस्तेमाल करने के बाद या प्रयोग करने के बाद उसे धो लेना है, अंदर से सारी चिकनाई में से साफ करनी है. उसको 2 दिन तक आपको ड्राई करना है, सिर्फ आप ड्राई करेंगे. उसके बाद ड्राई होने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लें. बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में क्रश करने के बाद आप डायरेक्टली उसको अपने पौधों के आसपास की मिट्टी में डाल सकते हैं. एंड यू विल गेट स्प्लेंडेड रिजल्ट्स विद एग शेल्स which you would have thrown away or you would have probably just used it for some other usage. The next is onion peels, प्याज. आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एकदम साधारण सी चीज है, प्याज के छिलके, और उसका आई डोंट थिंक और कुछ इस्तेमाल होता है कंपोस्टिंग के अलावा. पर आप कंपोस्टिंग के पहले अगर अपना पानी इन प्याज के छिलकों से चार्ज कर ले तो आपको कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम ये सब अपने पौधों को फ्री में दे सकते हैं. एक मुट्ठी भर प्याज के छोटे छोटे छिलके लेने हैं, वही है 1 लीटर पानी में उन्हें भिगा के रखें. आप बस ये ध्यान रखिए कि आप वो कंटेनर या वो जो पतीला है जिसमें आपने ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसको कवर करके रखें, क्योंकि इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आता है और किचन में अच्छी फीलिंग नहीं आएगी या बहुत दुर्गंध सी आ सकती है. तो आपको ये कवर करके रखना है 2 दिन के लिए. उसके बाद ये पानी जैसे पिक्चर में दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द लेडीज एंड गर्ल्स फेवरेट कलर पिंक कलर का हो जाएगा. बस ये पिंक कलर का पानी आप सीधे अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं और उनको इरिगेट कर सकते हैं. लेमन पील्स, another very common ingredient which is there in your kitchen, नींबू या लेमन पील्स. लेमन पील्स आप पूरा नींबू का रस निकालने के बाद आप वो लेमन पील्स थोड़े से पानी में भिगा के रखें या 1 लीटर पानी में. ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने सिर्फ
आधे लेमन के 3 टुकड़े डाले हैं, मतलब आई हैव स्लाइस्ड हाफ अ लेमन इनटू 3 पीसेस एंड पुट इट हियर। अगर आप देखें तो ये भी नींबू पानी जैसा ही दिख रहा है या लेमोनेड जैसा ही दिख रहा है। पानी चार्ज हो जाता है with this water, and this is a very strong fertilizer. It is a very strong fertilizer for any plant which gives you flowers like roses or any other plant which you have put in your house to decorate with flowers. So 2 दिन में ये पानी मर्की हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगेगा या नींबू शरबत जैसा दिखने लगेगा। 1 लीटर पानी को आपको डाइल्यूट करना है 8 लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर नींबू का पानी लेमोनेड प्लस 8 लीटर्स पानी, because this is very acidic in nature, it is very strong. You have to be very careful and you have to dilute this water in 8 liters of water, and please use it for all your flowering plants which need acidic oil, acidic soil, जिनको acidic soil की जरूरत होती है, ऐसे plants में it gives you magical results. बस यही ध्यान रखना है कि महीने में 1 या 2 बार ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है। अब इतने आसान हो गए तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट फर्टिलाइजर या जिसमें इंग्रेडिएंट्स ज्यादा लगे वो फर्टिलाइजर मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस इज राइस वाटर। यू हैव टू कुक 2 kgs ऑफ राइस। आप ये सब रिक्वायरमेंट्स या कंटेंट देख के घबराइए मत। ये फर्टिलाइजर आपको सिर्फ साल में 2 बार इस्तेमाल करना है, समर सीजन चालू होने से पहले, या अगर ऐसा लगे कि बारिश खूब ज्यादा हो रही है। कोल्हापुर में जहां से मैं हूँ वहां पिछले बार बाढ़ आई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले साल 2019 में बहुत ही बुरी परिस्थिति थी, पर अगर इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट का कोई भरोसा नहीं है। शायद हम लोगों ने इतना शोषण किया है एनवायरनमेंट का, इसलिए प्रकृति इज गेटिंग बैक टू अस। तो ये आपको जो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो बिगिनिंग ऑफ द समर्स या मिड ऑफ रेनी सीजन। अगर आपको ऐसा लगे कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जितना प्रेडिक्टेड है उससे ज्यादा हो रही है, और उस वजह से आपके पौधे या प्लांट्स खराब हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है जो आप घर में ही, घर की ही चीजों से इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। यू हैव टू कुक 2 kgs ऑफ राइस। वो ठंडा होने के बाद उसमें 10 लीटर पानी डालें और 1 किलो गुड़ डालें। इसके बाद आप उसको कवर करके रख दें 4 दिन तक। 4 दिन तक उसको फर्मेंट होने देना है, और उसके बाद आप सिर्फ 200 मिली डालना है। ज्यादातर जो पीठ का पंप हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 15 लीटर का होता है, इसलिए मैंने 15 लीटर का हिसाब यहाँ बताया है। 15 लीटर के पंप में सिर्फ 200 मिली 200 ml ये राइस वाटर उसमें डालना है, छान के डालना है। और फिर देखिए कि आपके प्लांट्स कभी भी ज्यादा गर्मी या ज्यादा बारिश से नष्ट नहीं होंगे, या वो ज्यादा दिन तक उसको झेल सकेंगे, टिक सकेंगे। और हम लोग खेतों में इसको फॉर बेटर क्रॉप जर्मिनेशन, और जिससे सफेद रूट, जो वाइट फीडिंग रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो बहुत अच्छी और डेंस होती हैं ये राइस वाटर जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नुस्खा है जो आपके पेड़ों को और पौधों को बहुत ज्यादा अतिवृष्टि या बहुत ज्यादा गर्मी से बचा सकता है। हम कितना भी आगे चले जाएं, कितनी भी साइंस प्रगति कर ले, कितना भी विज्ञान आगे चला जाए, पर जो नेचुरल है उसको हम बीट नहीं कर सकते। आजकल सब जगह मुझे लगता है रेन वाटर या रेनी सीजन है। अगर आपके प्लांट्स ऐसे हैं जो घर के अंदर आप रखते हैं और उनको साल भर नेचुरल रेन वाटर नहीं मिलता है,
तो आई विल सजेस्ट कि आप वो सब थोड़ा रेन वाटर 2-3 दिन का इकट्ठा कीजिए एक बकेट में या एक टैंक में, और अपने घर के अंदर के प्लांट्स को ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जरूर दें। साल में एक ही बार करना है या जब भी बारिश आ जाए तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड and ample amount of nitrogen with sulfate and bicarbonate, ये सब आपके प्लांट्स को आप चुटकी में दे सकते हैं अगर आपके पास रेन वाटर हो। आप रेन वाटर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आपके घर के अंदर कोई प्लांट्स को प्लीज वाटर देम एंड इरिगेट देम with rainwater, which is so easy and free for us. So these are a few fertilizers that we can make at home free of cost without doing anything. घर के अंदर के पौधों से मुझे याद आया कि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पौधे कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ टिकते ही नहीं है या रहते ही नहीं है, तो पौधे ओवर वाटरिंग से ज्यादा मरते हैं। जब उसको जरूरत नहीं है तो उससे ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पौधे मरेंगे या नष्ट होंगे। तो पौधों को सही पानी डालने का, ये घर के अंदर के पौधों की बात हो रही है, सही पानी डालने का एक थंब रूल है कि आप उसको जब पानी डालें तो सैचुरेशन पॉइंट तक पानी डालें। मतलब जो पौधा आपने जिस गमले में लगाया है उसके नीचे एक होल होता है, ज्यादातर हम लोग नीचे एक प्लेट रखते हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट होता रहता है। तो आप उस पौधे में पानी डालें तब तक कि जब तक नीचे उस प्लेट में थोड़ा सा पानी ना आ जाए। इसका मतलब है कि पूरे पौधे को सब जगह सैचुरेशन पॉइंट तक पानी आपने दे दिया है। इसके बाद आप 8 से 10 दिन तक प्लीज उसे पानी ना दें। अब ये स्केड्यूल हर पौधे का अलग होता है, पर आप चेक कर लें। जब आप एक छोटी सी लकड़ी या इवन इफ यू प्रेस योर फिंगर इन द मड ऑफ द सॉइल, अगर थोड़ी सी भी मिट्टी आपकी उस लकड़ी पे या आपकी उंगली पे आए, मतलब उस पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी चिपकती है आपके फिंगर पे तो उस पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उसको उसके बाद भी 2 या 3 दिन तक प्यासा रखें। आप उसको प्यासा रखेंगे तो उसके रूट्स जो हैं वो पानी ढूंढने के लिए नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, और अगर थोड़ा सा पानी उस प्लेट में होगा तो वो सक कर लेंगे या वो इस्तेमाल करेंगे। अगर रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगे तो शूट अपने आप ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। दिस इज हाउ द प्लांट ग्रोज, अंडरग्राउंड रूट्स, over the ground shoots. So please don't overwater your plants and kill them. Our next topic is about pest control at home. अब अगर आप पौधे लगा रहे हैं, जैसे खाने की चीजें स्पेशली अगर आप लगा रहे हैं, जैसे टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, मेथी हो गए, धनिया हो गया, तो कोई ना कोई कीड़ तो लगती ही है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था। अब अगर बाजार से जाके आप कोई केमिकल स्प्रे ला रहे हैं तो द होल पॉइंट ऑफ ग्रोइंग दोज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ प्योर फैशन इज लॉस्ट। बिकॉज आई फील कि आप अगर ऊपर से उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह, थोड़ी सी शंका, थोड़ा सा डाउट आपके दिमाग में आएगा कि कहीं मैंने अपने फ्रूट या वेजिटेबल को तो टॉक्सिक नहीं कर दिया क्या, उसको उसमें केमिकल तो नहीं चला गया? इज इट एक्चुअली नाउ safe for me to have that food? That question will arise in your mind. To avoid that, you have to use things which are natural to keep pests away from your home. Please understand this. Natural और organic farming में हम किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट को मारते नहीं हैं। हम उनको मारते नहीं हैं। We don't kill it. We don't call it a pesticide. We just keep it away from our crop. हम अपनी फसल से या अपने क्रॉप से सिर्फ उन कीड़ों को दूर रखते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं?
ये आप आगे देखेंगे. So chemically grown vegetables can be eaten as food, but they do not give you any medicinal benefits, or they do not help you grow anymore. So please make sure that you do not spray anything unnatural, toxic or chemical on your plants in your house or at your farm. तो फिर क्या करें? How do we protect our plants? We need to understand one thing, कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने प्लांट्स का कलर देख के या सुगंध देख के अरोमा ऑफ द प्लांट्स या कलर देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अगर हम ये अरोमा ही थोड़ा सा कम कर दें उनके लिए, तो दे मूव अवे फ्रॉम आवर प्लांट्स. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. मैंने यहाँ गोमूत्र बोला है. अगर आपको गोमूत्र मिल जाए और वो भी देसी गाय का गोमूत्र मिल जाए तो बस लॉटरी ही है, बिकॉज इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आर नॉट ओनली सूटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर क्रॉप्स, योर वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स एंड ऑल द प्लांट्स एट होम. तो अगर आपको गोमूत्र ना मिले तो खट्टी लस्सी, बटर मिल्क जैसे बोलते हैं, या छाछ, आप वो मिला के स्प्रे करें. जो खट्टा हो जाता है दही, उसमें से एक अजीब सा उग्र स्मेल आता है. वही स्मेल आपका जो पेड़ का अच्छा स्मेल है उसको दाबता है. जब आप स्प्रे करते हैं दही, तो अगर दही आप देखें ग्लास में लें या एक स्टील की कटोरी में लें या एक स्टील के बोल में लें, तो दही एक पीछे एक ऑयली फिल्म या ऑयली लेयर छोड़ता है. तो जब आप ऑयली स्प्रे करेंगे अपने प्लांट्स पे, तो वो नेचुरल होगा, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी और एक ऑयली फिल्म आपके स्टेम्स पे या आपके पेड़ों के पत्तियों पे आ जाएगी, जिस वजह से वो आपके प्लांट को कीड़ों से प्रोटेक्ट करेगा. So buttermilk spray is very efficient and will give you very good results. You can do it once in a week. हफ्ते में एक बार बगैर सोचे ये आप कर सकते हैं. नीम लीव्स, नीम के मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में फिर से बताने की किसी को जरूरत नहीं है. नीम लीव्स आर फैंटास्टिक और ये पेस्टिसाइड बनाना भी बहुत आसान है. नीम की जो पतली पतली टहनियां होती हैं और नीम की लीव्स होती हैं, वो आप एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर में भिगा के रखें, कम से कम 4 या 5 दिन, जब वो पानी पीला ना हो जाए. जैसे ही पानी वो पीला हो जाता है, आप वो छान के या तो कपड़े से छान लें या अपने छलनी से छान लें और उसके बाद उसका स्प्रे करें. Like 5 liters of neem water diluted with 15 liters of water. मैंने ज्यादातर 15 लीटर के पंप के हिसाब से यहाँ पे जो है वो दिया है. जो कॉम्बिनेशन या डाइल्यूशन करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो भी इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो नीम लीव्स का स्प्रे इज वेरी इजी टू मेक. बस पीला पानी होते ही आप अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं. लीफ माइनर, ये फर्स्ट पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ऐसा कभी कभी आपके प्लांट्स के लीव्स पे होता होगा. तो उसके लिए आपको देसी काव का छाछ, मतलब वही खट्टी लस्सी, इमली का पानी 100 ml, 250 ml of देसी काउस buttermilk, tamarind water 100 ml, lemon juice, again a very strong fertilizer as well as pest control agent 50 grams, jaggery 100 grams, jaggery मतलब गुड़, camphor मतलब कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो 10 ग्राम ले लें और हींग 10 ग्राम. ये सब चीजें आप अगर देखें तो इनमें सब में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. कॉन्सेप्ट वही है, ये सब मिला के आप 15 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं और लीफ माइनर विल हैव नो एग्जिस्टेंस इन योर हाउस
in your compound or your garden or terrace. All these things are very, very effective when mixed together and diluted with water and sprayed on your plants. इसके अलावा अगर लीफ माइनर का आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा बड़ा अटैक है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है जो लीफ माइनर के अलावा बाकी भी सारे बैक्टीरियल और फंगल अटैक्स को कंट्रोल कर सकता है। पहले दिन आपको नीम की पत्तियां जो हैं ओवरनाइट भिगानी है पानी में। उसके बाद दूसरे दिन आधा किलो हरी मिर्ची लेके वो पेस्ट बनाना है। मिक्सर में से हरी मिर्ची का पेस्ट बना लें और एक दूसरे कंटेनर में 200 ग्राम वॉशिंग पाउडर, कोई भी वॉशिंग पाउडर आप ले सकते हैं, वो सिर्फ फ्रॉथ के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे वो उसमें ज्यादा चिकनाई आ जाए और वो ज्यादा देर तक अपने पेड़ों पे टिका रहे। और ये सब आपको मिक्स करना है। तीसरे दिन 100 लीटर पानी तक आप ये मिक्स कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइट एंड्स, मतलब जो दीमक लगती है, बैक्टीरिया आता है, फंगल अटैक होता है, ये सब चीजें आपके गार्डन से कोसों दूर रहेंगी, आपके पेड़ों से कोसों दूर रहेंगी। दिस इज अ बैक्टीरियल अटैक कॉल्ड लीफ स्कॉर्चिंग, जहां पत्तियां जलने लगती हैं। आप अगर ये देखें, it attacks the xylem. Xylem is the transmittory system in the plants, जो रूट से लेके सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी के प्लांट्स के पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। तो ये जो बैक्टीरियल अटैक होता है वो जाइलम को अटैक करता है। देयर आर टू ट्रांसमिशन सिस्टम इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम. So for this bacterial attack, you can use again buttermilk mixed with water, हींग and हल्दी. हल्दी के भी गुण जो हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी को पता है। हल्दी का स्प्रे भी बहुत इफेक्टिव होता है और उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 100 ग्राम हल्दी लेके 100 ग्राम हींग उसमें लेके 200 लीटर पानी में ये 5 लीटर छाछ या खट्टी लस्सी मिलाना है। अगर आप खट्टी लस्सी कॉपर के या मतलब तांबे के बर्तन में या जार में या कप में रख सके तो और भी अच्छा है, बिकॉज जो तांबे का ग्रीन एलिमेंट रहता है वो भी आपके नेचुरल पेस्टिसाइड में या पेस्ट कंट्रोल में बहुत मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पानी और दाना पक्षियों के लिए अपने गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन में रखेंगे और पक्षी आने लगेंगे, तो फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पक्षी आएंगे, उन्हें कीड़े दिखेंगे, तो वो 100% पेस्ट मैनेजमेंट करके चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है जो हम खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा सा ज्वार या थोड़ा सा मक्का लगा देते हैं, जिससे स्पैरोज के झुंड आते हैं और वो अपनी विष्ठा, मतलब उनके ड्रॉपिंग से हमारा सॉइल तो फर्टाइल होता ही है और वो हमारा पेस्ट कंट्रोल या इंसेक्ट कंट्रोल स्पेशली बारिश के मौसम में कर जाते हैं। इसके अलावा स्मोक पेस्ट मैनेजमेंट। स्मोक पेस्ट मैनेजमेंट मतलब आपको बहुत धुआं नहीं करना है, पर अगर ऐसा लगे कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है, तो आग और धुआं एक ऐसी चीज है जिससे मानव जाति क्या, पशु पक्षी सभी, पूरा ब्रह्मांड उससे घबराता है। तो एक छोटा सा धुआं करना है, पर आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ शाम को करें और वेस्ट साइड पे करें, आपके गार्डन के वेस्ट साइड पे, टेरेस के वेस्ट साइड पे, पश्चिम दिशा में करें, क्योंकि शाम के वक्त जो हवा चलती है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, पश्चिम से पूरब की तरफ डायरेक्शन की तरफ चलती है। तो एक छोटा सा धुआं करेंगे, जो भी कुछ आपके ड्राइड लीव्स हैं या जो भी कुछ कचरा है गार्डन का, उसका स्मोक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि
कभी कभी टिड्डे या ऐसे जो माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होते हैं, व्हाइट बी जैसे, वो दिख रहे हैं या आसपास न्यूज में आया, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा त्रिफला पाउडर त्रिफला करके डाल सकते हैं। त्रिफला का ये फ्रूट है यहाँ, ये ड्राइड नट्स रहते हैं, अगर वो आप डाल देंगे तो आपके गार्डन में स्मोक पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। ज्यादा धुआं करके एयर पोल्यूशन नहीं करना है, एकदम छोटा सा धुआं या एक छोटे से कंटेनर में करना है और नीचे की तरफ रखें और वेस्ट ब्रीज के साथ वो आपके प्लांट्स के बीच में से जाएगा और सारे इंसेक्ट आपके यहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर गेंदे का फूल अपने गार्डन में लगाएंगे, मैरीगोल्ड प्लांट, अगर आप गेंदे का फूल अपने यहाँ लगाएंगे तो उस आपने कभी नोटिस किया हो तो उसके पत्तों में और उसके फूलों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या स्टेंच रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो अगर मैरीगोल्ड का फ्लावर के पौधे थोड़े आसपास आपके पास रहेंगे तो इंसेक्ट वैसे ही आपके गार्डन में नहीं आएंगे, बिकॉज दैट स्मेल विल ड्राइव देम अवे। And as I said, you attract birds to your garden by planting a few flower plants, colorful plants, or colorful plants can also be the plants which have red leaves or yellow leaves or green leaves, and the birds will come and do your insect management. इसके बावजूद भी अगर आपका प्लांट पेस्ट अटैक में नष्ट हो जाए या मर जाए, प्लीज डोंट गेट डिस्करेज्ड। आप डिस्करेज ना होइए, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस दैट योर गार्डन सप्लाईज आर ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्योर एंड एडिबल, एंड दे आर फिट फॉर योर कंजम्पशन। बिकॉज ये जो पेस्ट और इंसेक्ट है ना, वो केमिकल सब्जियों के आसपास भी नहीं जाते उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें पता रहता है कि इसके ऊपर केमिकल है, ये हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसीलिए प्लीज डोंट गेट डिस्करेज, प्लीज कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ग्रो योर फूड and grow your plants, make a green carpet around your house. Next, I will briefly tell you about Panchagavya. Panchagavya एक concept है, it is an organic product. जैसे हम बॉर्नविटा या बूस्ट या कॉम्प्लान देते वक्त कोई शंका, कोई संदेह, कोई डाउट नहीं रखते अपने माइंड में, हमको पता है इससे हमारे बच्चों को फायदा ही होने वाला है। पता नहीं बॉर्नविटा और बूस्ट से कितना फायदा होता है, पर दूध और दही हो, दूध हो, केले हो, या कई ऐसी पौष्टिक चीजें होती हैं जो हम देने से पहले, अपने बच्चों को उसकी आदत डलवाने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं। तो वही है, पंचगव्य का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। पंच मतलब 5, अगर आप संधि विच्छेद करें इस शब्द का तो पंच मतलब 5 और 5। गाय is for गव्य, गव्य meaning देसी इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ। तो 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें गाय से मिलते हैं, वो और 4 प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके ये पंचगव्य बनाया जाता है। अगर आसानी से समझना हो तो अपने यहाँ पूजा के बाद जो अपन तीर्थ प्रसाद लेते हैं, कुछ भी सत्यनारायण की पूजा जैसे होती है, तो उसमें दही डलता है, शायद शक्कर डलती है, दूध डलता है, गुड़, शहद, केले, ये सब चीजें हम डालते हैं जो गाय से ही मिलती हैं। कई चीजें इसमें से गाय से भी मिलती हैं। तो ये पंचगव्य मिक्सर बनाया जाता है जो 75% इम्यूनिटी बूस्टर है और 25% पेस्ट रेपेलेंट का भी काम करता है। Panchagavya is vividly used in all natural farming in Tamil Nadu. It is mentioned in Vriksha Ayurveda. अब जो आयुर्वेदा साइंस है वो ह्यूमन लाइफ को कैसे हेल्दी रखना है और कैसे उनको सिकनेस में से निकालना है, इस बारे में बात करती है। वृक्ष आयुर्वेदा वो साइंस है
जो पेड़ पौधों को हम लोग कैसे सुरक्षित और आरोग्य रख सकते हैं इस बारे में बताता है. It is an ancient wisdom and there is also another one which is मृग आयुर्वेदा. जो एनिमल्स हैं या पशु पक्षी हैं हमारे आसपास, उनको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं उस बारे में एंशिएंट विजडम है वृक्ष आयुर्वेदा. तो पंचगव्य जो है वो वृक्ष आयुर्वेदा में से मिलता है और उसके कंटेंट्स में अगले स्लाइड में आपको बता रही हूं. ये पहले 5 चीजें जो आप देख रहे हैं, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र, देसी गाय का दूध, देसी गाय के दूध से बना हुआ दही और उसी से बना हुआ घी. अब अगर किसी को डाउट हो देसी गाय मतलब क्या, देसी गाय और जर्सी गाय में एक सबसे बड़ा फर्क है जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा. देसी गाय के कंधे पे हम्प होता है, जैसे कैमल या ऊंट के पीठ पे हम्प होता है, वैसे ही जो अपनी देसी भारतीय गाय है, हर प्रदेश की गाय में वो हम्प होता है जिसमें सूर्य किरण केतु नाड़ी होती है, जिसमें डायरेक्ट सन रेज वहां कैप्चर होती हैं. इसीलिए जो गाय का दूध है वो पीले रंग का होता है और गाय के दूध से बना हुआ घी भी थोड़ा सा डार्क येलो कलर का या पीले रंग का होता है. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. अगर वो हम्प नहीं है या कंधा नहीं है तो वो गाय देसी नहीं है, वो हम कहीं एक्सपोर्ट करके जर्सी गाय जो लाते हैं वो है. आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पंचगव्य के बाद उसके अंदर हम शुगर केन जूस, नारियल का पानी, केले, टॉडी और जैगरी मतलब गुड़, ये सब मिला के रखते हैं और इसको हम फर्मेंट करते हैं 18 दिनों के लिए. अब इतनी सारी पौष्टिक चीजें जब आप एक साथ मिलाएंगे, सिर्फ गोमूत्र और गोमय छोड़ दिया तो बाकी चीजें सभी बहुत पौष्टिक हैं, न्यूट्रिशियस हैं. तो ये डेफिनेटली आपके पौधों को बहुत ज्यादा फायदा देता है. ऐसे पहलवान जैसे हो जाते हैं पौधे, यू नो, जैसे उनका स्टेम एकदम स्ट्रांग होता है, ज्यादा डेंस कैनपी आती है, रूट शूट्स ऑल ओवर, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इज फैंटास्टिक. इतना ही बस है मुझे लगता है पंचगव्य के बारे में बताना. अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो पंचगव्य के बारे में मैं और एक डिटेल वर्कशॉप ले सकती हूँ, क्योंकि इट इज अ ह्यूज ट्रेजर कोव ऑफ विजडम, बहुत बड़ा विजडम है. अब आगे बात करते हैं. एक्चुअली गोमूत्र जो है वो सबसे बड़ा एजेंसी है जिससे हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं. अब ये दशपर्णी अर्क है. दश मतलब 10. Swati, somebody is playing with the screen, I think. Okay, let me continue. Dash matlab 10, parni matlab leaves, leaf of any plant, not any plant, and arc matlab juice. ऐसे कई प्लांट्स होते हैं नेचर में. अब अगर आपको नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करना है तो नेचर से ही ये चीजें निकालनी पड़ती हैं. तो ऐसे कई प्लांट्स हैं जो गाय, बकरी या शीप नहीं खाते, उनकी पत्तियां वो नहीं खाते. दूसरा, जो पॉइजनस होते हैं. तीसरा, जिनके लीव्स में से या फ्लावर्स में से बहुत उग्र स्मेल, दुर्गंध या स्टिंक आता है. और चौथा, जिन प्लांट्स में से रबर या लैटेक्स निकलता है. तो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में ऐसे कई पौधे होते हैं जो ऐसे पौधे वाइल्डली उगते हैं. ऐसे 10 पौधे की पत्तियां और उनके बीजे हम लोग लेते हैं और उनका जूस निकालते हैं गोमूत्र और गोमय के साथ. उसे 45 दिन तक हम लोग फर्मेंट करते हैं जिससे वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए. मतलब 10 पॉइजनस पौधे और उनके पत्ते लेके हम लोग वो फर्मेंट करते हैं. मैं यहाँ एक दिखाना चाहूंगी. दिस इज लैंटाना कैमेरा. बहुत सारे रंगों में आता है. शायद पंचफूल भी कहते हैं उसको हिंदी में. आई नो द साइंटिफिक नेम इज लैंटाना कैमेरा. अगर आपने कभी इसके लीव्स को मसल के देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से बहुत ही तेज दुर्गंध
या बदबू आती है। तो ऐसे कई पौधे हम लोग लेते हैं, स्पेशली 10 पौधे लेते हैं और उससे ये दशपर्णी अर्क बनाते हैं। पंचगव्य और दशपर्णी अर्क दोनों नेचुरल हैं, इसीलिए इनको एक्सपायरी नहीं होती। अगर आप एक बार इन्हें बनाना सीख लें या एक बार मिल जाए तो 6-6 महीने तक इस लिक्विड नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल और इम्यूनिटी बूस्टिंग पाउडर लिक्विड को कुछ नहीं होता, उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब अगर आपको कोई भी पेस्ट कंट्रोल करना हो या आपको एक स्केड्यूल बनाना हो अपने घर के पौधों के लिए, तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि कीड़ा हो या ना हो, आप ये जो पेस्ट कंट्रोल है वो नो मून डे, मतलब अमावस्या की रात में या अमावस्या के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, नो मून डे को करें, सुबह 10 बजे के पहले या शाम को 4 बजे के बाद। होता क्या है कि अमावस्या के दिन इन कीड़ों के या तो अंडे देते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, या इनके अंडे हैच होते हैं, मतलब उसमें से छोटे कीड़े निकलते हैं। तो अगर अमावस्या के दिन ही आप इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो आपकी 98% कीड़ों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिकॉज आप उसी दिन जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी दिन उनको कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। आगे की स्लाइड में मैं कुछ पौधे दिखा रही हूँ जो बहुत कॉमन है, जैसे तुलसी हो गया, लैंटाना कैमेरा comes in so many colors. It's a wild flower and we also use it for decoration. It's a small shrub. I think it comes in orange, red, pink, purple color also. Neem leaves, रुई and papaya. रुई जो प्लांट है ये बहुत कई बार कॉमनली दिख जाता है हमारे आसपास। अगर वो पत्ती आप निकालें तो उसमें एक सफेद दूध जैसा लिक्विड निकलता है। तो ऐसे 10 पत्तियों को लेके हम ये दशपर्णी अर्क अपने फार्म पे बनाते हैं। इसके अलावा ये धूप स्टिक्स हैं। धूप स्टिक मतलब अब मुझे मेरे बचपन से ये याद आता है कि मेरी दादी और मेरी मदर कोयले के ऊपर, लकड़ी के कोयले के ऊपर लोहाम जलाते थे, या उसके ऊपर कुछ न कुछ नीम लीव्स डाल के शाम के वक्त धुआं करते थे। कंडे जलाए जाते थे, गाय के सूखे हुए कंडे, जिससे घर में शाम के वक्त दिया जलाते वक्त वातावरण अच्छा रहे और मच्छर कुछ कम हो जाए। पता नहीं वो सब कहाँ चला गया, शायद गाय और गाय के कंडे मिलना मुश्किल है अब। और अब आजकल हमारे घरों में गुड नाइट है, बाकी केमिकल स्प्रेस हैं। तो हमने ये धूप स्टिक्स फिर से रिवाइव की है। जैसे आप घर में हवन किस लिए करते हैं, और घर में हवन करते वक्त जो जो आहुति के लिए आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कापूर हो गया, देसी गाय के कंडे या देसी काउ डंग। What happened? Share it again. Yeah. Can you see it? Yeah. Yeah. So जो कुछ हम हवन आहुति में इस्तेमाल करते हैं वही सब चीजें मिला के हैंडमेड ये फ्रेजाइल धूप स्टिक्स हैं, जिनके जलाने से शाम के वक्त आपका स्पेशली जो घर रहते हैं, जो दिन भर बंद रहते हैं, जो if both the couples are working, it cleans the air at home, it drives away mosquitoes with consistent use, bad odors, और जिन लोगों को मेडिटेशन करने का शौक है, it gives you a lot of positivity, एक बहुत प्रसन्न और खुशी का वातावरण रहता है अपने घर में। और मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिन लोगों को इंसोम्निया या जिनको नींद अच्छे से नहीं आती रात में, उनके लिए तो ये बहुत प्रभावशाली है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक हमारे मिसेस महाड़ेक करके एक फ्रेंड थे मुंबई में, उनको अनफॉर्चुनेटली कैंसर था और उनकी फिजियोथेरेपी, रेडिएशन ये सब चल रहा था कैंसर के वजह से, और उस वजह से उनको नौशिया और
नींद आने का तो बहुत परेशानी थी, बहुत ज्यादा कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स थे। तो जब उन्हें ये धूप स्टिक्स हमने गिफ्ट की तो उनका मुझे फोन आया कि पिछले 3 महीने में मैं कंटिन्यूसली 5 से या 6 घंटे नहीं सो पाई, पर ये धूप स्टिक लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मुझे कोई और फ्रेग्रेंस टॉलरेट ही नहीं होता था, क्योंकि मुझे बहुत डेलिकेट दौर से मैं गुजर रही हूँ। मुझे लगता है जो काउ डंग में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं उसी के वजह से उनको ये शांति मिली होगी। और इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी बिकॉज इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये धूप स्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। धूप स्टिक का मेन इंग्रेडिएंट है देसी गाय का गोबर या गोमय। इसमें घी डाला जाता है, थोड़ा सा चावल डालते हैं, कोकोनट ऑयल डालते हैं और भीमसेनी कापूर डालते हैं। भीमसेनी कापूर के भी बहुत अच्छे मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम ये इन धूप स्टिक में इस्तेमाल करते हैं या डालते हैं। आगे आप अगर आप चाहें सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी सॉइल की फर्टिलिटी ठीक ना हो, मतलब अगर सॉइल जीता ना हो, हम लोग कहते हैं जीवित है अगर सॉइल, तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी है। कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं होती कि उसमें कोई भी माइक्रोब ना हो या ऐसा कुछ भी जीवाणु ना हो या ऐसा कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ना हो जो आपके पौधों के लिए चाहिए। ठीक है, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है, पर 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 10 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। 10 करोड़ माइक्रोब्स 1 ग्राम मिट्टी में मिलते हैं। और इसीलिए जब ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती बाड़ी की जाती है तो देसी गाय के गोबर का महत्व इसीलिए है क्योंकि 1 ग्राम गोबर में 300 से 400 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। आप देखिए कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 300 and 400 करोड़ ऑफ माइक्रोब्स। तो अगर ऐसी मिट्टी है जो पिछले 60 सालों से आपको दे रही है, आप सिर्फ देते जा रही है और आपने उसको रेप्लेनिश नहीं किया है, उसकी फर्टिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ मिट्टी को एक्सप्लॉइट किया है, तो आप उसमें गाय का गोबर यानी गाय का गोबर का खाद डालें और आप देखें कि वो जो मिट्टी है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके लिए हम लोग जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। जीव मतलब जो छोटे छोटे जीव अपने सॉइल में होते हैं वो या तो सुप्त अवस्था में होते हैं या एक्टिवेटेड रहते हैं। तो जीवामृत जब हम डालते हैं तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी 89 to 90% तक यार्डस्टिक में अच्छी हो जाती है। और अमृत मतलब जैसे अमृत हम सभी जानना चाहते हैं, अमृत सभी चीजों के लिए सभी लोगों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए इसे जीवाणु का अमृत, जीव अमृत ऐसा नाम दिया गया है। जीवामृत डालते ही जैसे हम लोग दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं उसको विरजन बोलते हैं, उतना ही डाला कि दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही जीवामृत जैसे ही आपकी मिट्टी में या सॉइल में जाता है वो माइक्रोब्स को एक्टिवेट करता है और वो आपके प्लांट को जो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको सप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो जीवामृत बनाने का तरीका जो है फॉर सॉइल फर्टिलिटी ये सब है, जिसमें देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, जैगरी मतलब गुड़, अगर वो ना हो तो आप 1 किलो चीकू डाल सकते हैं, सिर्फ मीठा करना है। मीठी चीजें हमारे जीवाणु को बहुत पसंद है, या उसके जगह गन्ने का रस डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं। और फिर ग्राम फ्लावर, ग्राम फ्लावर मतलब बेसन हो, किसी भी दाल का हो, तूर का हो, मूंग का हो या चने की दाल का, ये कोई भी बेसन आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर में डालें जिससे आपकी सॉइल फर्टिलिटी रहे।
इसके अलावा आपको पीपल के या वड़ का जो पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी 500 ग्राम। अब ये हम वड़ के पेड़ की मिट्टी क्यों लेते हैं उसके नीचे की, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है या वड़ का पेड़ होता है उसके ऊपर असंख्य पक्षी रहते हैं और उनकी विष्ठा या उनके ड्रॉपिंग्स जो हैं वो नीचे मिट्टी में दिन भर या रात भर गिरते रहते हैं। तो वहां की मिट्टी ऑलरेडी जीवाणु से भरी हुई रहती है। अगर वो मिट्टी आपको मिल जाए और आप वो अपने पौधों में और गमलों में डालें तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सब हम लोग अपने खेतों में 200 लीटर पानी में डालते हैं। आप इसकी क्वांटिटीज अगर घर में बनाना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। इसको वही है, कवर करके रखना है 7 दिन तक, पर चौथे दिन के बाद ये द्रावण या ये लिक्विड तैयार हो जाता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवामृत आप किसी भी पौधे, किसी भी जमीन, किसी भी सीजन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे डायरेक्टली अपने मिट्टी में डाल के उसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने फिर से बताया है, देसी गाय का गोमय, बेसन का या कोई भी दाल का फ्लार लेना है, गोमूत्र, एंथिल ऑयल और जैगरी, ये सब मिला के जीवामृत बनता है। इस तरह का ड्रम रहता है, वो जीवामृत या जो भी कुछ हम पंचगव्य, दशपर्णी अर्क, जो भी कुछ घर में बनाना चाहें, आई रेकमेंड कि आप उसके लिए या तो मिट्टी का बर्तन लें या इजीएस्ट इज प्लास्टिक का बर्तन लें। किसी भी मेटल के या धातु के वेसल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं जब हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर, मैन्योर या स्प्रे बनाते हैं, क्योंकि उस मेटल से वो अपना फर्टिलाइजर पल्यूट होने के chances होते हैं। So plastic drum I think is the easiest for you to use to make any of your fertilizers or any manures that you want to make at home. Another thing that you can easily do for your soil is mulching. I'm sure a lot of you have heard about mulching. Mulching is covering, मतलब आप अपने पौधे के आसपास की मिट्टी को विंड, एयर, रेन या सनलाइट, इन चारों चीजों को एक्सपोज ही ना करें। अगर आप एक्सपोज ही नहीं करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी है और उसके अंदर जो नमी है वो बनी रहेगी। अब आप ड्राइड लीव्स रहें, जैसे पौधों की जो पुरानी हो जाती हैं पत्तियां, वो पौधों की पत्तियां नीचे गिरती हैं, आप उसे फेंके ना, आप अपने पौधे के गमले में वही पत्ती फिर से डाल दें, मिट्टी के ऊपर डाल के रखें और आप देखेंगे कि वो एक बायोमास हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक ह्यूमस और आपकी सॉइल फर्टिलिटी के लिए फैंटास्टिक रिजल्ट्स दे सकता है। इसके लिए आप कार्डबोर्ड के पीसेस या जो भी कुछ डिग्रेडेबल है, जो भी कुछ कंपोस्ट हो सकता है, या वुड के पीसेस हो, पेंसिल शार्पनर्स हो, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सॉइल फर्टिलिटी। एक्सक्यूज मी, या आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ मल्चिंग इज, अगर आपको वीड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वीडीसाइड्स हैं, बहुत खरपतवार उगती हैं या अनवांटेड हैं, तो अगर ऊपर की जमीन आपकी कवर्ड रहेगी, पौधे की मिट्टी एक्सपोज नहीं होगी सनलाइट को, तो 100% मल्चिंग से आपके वीडीसाइड्स मतलब वीड्स आएंगे ही नहीं, अनवांटेड प्लांट्स आएंगे नहीं। इसके अलावा इवेपोरेशन कम होगा, वाटर रिटेंशन, ह्यूमस, ये सब आपके पौधे में बना रहेगा। आई थिंक आई हैव एक्सीडेड द टाइम, बट दिस इज माय लास्ट स्लाइड and these are our numbers. Mrs. Swati Tiwari of Catchup Consultants, her number is 7007045651 और आगे की जो डिटेल्स हैं ये मोहिते एग्रो फार्म्स कोल्हापुर के हैं
और हम यहाँ पे कोल्हापुर में ऑर्गेनिक, नेचुरल, विष मुक्त, विदाउट केमिकल्स फार्मिंग करते हैं, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोनिका, स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। Yeah, I am just doing it. हाँ, okay. I'm so sorry I exceeded the time limit that's by all 5 right, minutes. because we have started few minutes later. So thank you so much for such a nice session. I have few questions. किसी ने already type किए हैं. We'll take up other questions if anybody has. इसके अलावा भी बच जाते हैं तो. सबसे पहले एक सरिता जी का क्वेश्चन है, उनके दो क्वेश्चंस हैं रादर। पहला क्वेश्चन है कि एसिडिक फ्लावर्स कौन से होते हैं, और दूसरा उनका क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि स्क्विरल्स का क्या करें, गिलहरियां पेड़ खराब कर देती हैं। मैम, ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि एसिडिक फ्लावर्स नहीं होते, जो भी फूल आते हैं वो एसिडिक सॉइल में अच्छे आते हैं। एसिडिक सॉइल होता है, एल्कलाइन सॉइल होता है, या न्यूट्रल सॉइल होता है। जब हम सॉइल का परीक्षण या माटी परीक्षण करने जाते हैं तो एसिडिक सॉइल में सभी तरह के फूल अच्छे आते हैं, स्पेशली गुड़वेल या मोगरा या रोजेस। इसीलिए हम लोग लेमन पील फर्टिलाइजर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें एसिडिटी अच्छी होती है। गिलहरियों के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ मैम कि अगर आप पटाखे लगाएंगे घर में, हमारे यहाँ गिलहरियों का परेशानी है, मोर बहुत आते हैं या कबूतर भी खेत खराब कर जाते हैं, तो हम लोग शाम के वक्त जब गिलहरी ज्यादा आती हैं या मोर या पक्षी जो होते हैं, 4 सवा 4 के समय हम पटाखे लगा देते हैं, तो पटाखे के डर के मारे बहुत से पशु पक्षी का न्यूसेंस कम हो जाता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं मैम। आई कांट टेल यू वेदर यू विल गेट गुड रिजल्ट्स और नॉट, बट पटाखे इज वन थिंग व्हिच वर्क्स, क्रैकर्स। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम गायत्री। गायत्री का क्वेश्चन है कि उनके अनार है पोमोग्रेनेट, उसका साइज छोटा है, बढ़ नहीं रहा है। अच्छा फ्रूटिंग होने के लिए माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की जरूरत है, और ये किस जगह पे है मैं वो जानना चाहूंगी। अगर आप अनम्यूट करें उन्हें स्वाति जी। मोनिका, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हम लोग बाद में ग्रुप पे भी लेंगे। हाँ, राइट, तो ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है वो अपन बाद में ले लेंगे, मे बी ग्रुप पे हम बात करेंगे। अच्छा, एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है वो इसलिए ही क्रिएट किया है कि आज जो भी हमें बताया गया है, जब वो हम अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आप आज के बाद उसमें सबको एक्सेस रहेगा अपने बातें टाइप करने के लिए, तो आप वहां क्वेश्चंस रख सकते हैं, अपने इंटरेक्शन कर सकते हैं, और मोनिका विल आंसर द क्वेश्चंस देयर। इसीलिए वो ग्रुप बनाया गया है। आपकी दिस ग्रुप विल स्टे फॉर 10 या 15 डेज। मोनिका, हाउ मच? आई थिंक 10 days एज इज पर द इनफ। रिक्वायरमेंट देख लेंगे, अगर 10 दिन में लगा कि खत्म करने की जरूरत है तो कर देंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू इट फॉर 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अनिल जी का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इनके भी। एक तो ये कि क्या रेड सॉइल में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल है जो आपने बताई है, और दूसरा है कि नीम के पत्ते का जो आपने बताया है, क्या अगर उबाल के स्प्रे बनाया जाए तो वो बेटर होगा? मैंने जो मैन्यूज बताए वो सबसे इजी मैन्यूज बताए। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, नीम अस्त्र होता है, अग्नि अस्त्र होता है। अगर उबालेंगे तो आप इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नीम के पत्ते आप सिर्फ सोक करके रखेंगे तो उसको 3-4 दिन लगते हैं पानी पीला होने के लिए। उबालेंगे तो आप इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन रेड सॉइल के बारे में था। रेड सॉइल मतलब उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। आप जिस प्रदेश से हैं वहां जो उगता है और उस सॉइल के लिए जो सूटेबल है, कई सब्जियां हैं जो आयनिक रेड सॉइल में बहुत अच्छी आती हैं, आप वही ट्राई कीजिए। हम ये रेकमेंड करते हैं। अगर मैं अब कोल्हापुर में कहूँ कि मैं आज सेब उगा सकती हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल है। वहां का क्लाइमेट, वहां की सॉइल, वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वो डिपेंड करता है। जो चीज जिस जगह जिस क्लाइमेट में आती है आप वही इस्तेमाल कीजिए। जो देसी चीज आपके यहाँ मिलती है वही ट्राई कीजिए। रेड सॉइल में
कई सब्जियां हैं जो बेल जैसी उगती हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसके अलावा मुझे लगता है गेहूं और राइस की भी कुछ वैरायटी रेड सॉइल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ओके, मोनिका ने जैसा बोला कि जो वहां उगता है, एक फसलों के लिए कहा जाता है रीजनल एंड सीजनल, अगर आप वो ग्रो करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा भी होता है और ज्यादा अच्छा क्रॉप होता है, ऐसा मैंने सुना है। अगला क्वेश्चन है सुप्रिया जी का। उनके यहाँ कोई अनंत फ्लावर है जिसके बर्ड्स आते हैं लेकिन फूल नहीं हो पाते, बर्ड्स गिर जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर पोटेशियम की कमी है मैम, तो वो आप कैसी पूरी कर सकती हैं ये सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर अर्ली फ्लावरिंग हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि फूल गिर जाते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये हो रहा है या इमेच्योर है प्लांट, मतलब छोटा है और थोड़े से फूल आ रहे हैं और गिर रहे हैं, तो वो उसकी लाइफ आपको लाइफस्टाइल देखनी पड़ेगी। अगर मैं फोटो देख पाती तो थोड़ा सा और मदद कर सकती थी। अपन व्हाट्सएप पे आगे मैडम को बोलते हैं, सुप्रिया जी आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करेंगी उस ग्रुप पे, तो मैडम देख के आपको बताएंगी। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीम केक यूज कर सकते हैं क्या और कैसे करना है? नीम तेल फिर वही है कि आपको बाजार से लेके आना पड़ेगा। नीम तेल घर में बनाना बड़ा मुश्किल है, और मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि जो कुछ आप अपने हाथ से बना सकते हैं वो आप 100% श्योर रहेंगे कि वो प्योर है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो नीम तेल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल, बट आई रेकमेंड अगर आपको नीम के पत्ते मिल जाएं तो उसका पानी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। गायत्री का भी एक लगभग सेम क्वेश्चन है कि लेमन जो उनका लगा हुआ है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। वो कह रही थी फ्लावरिंग हो रहा है लेकिन बर्ड्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी यही बोल रहे हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो सेम आंसर है या इज देयर एनी अनदर आंसर? वही है, एनपीके, okay. नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आप प्लीज उसमें थोड़े घर के जो खाद आप बनाते हैं वो डालना शुरुआत कीजिए, और 100% आपका लेमन ट्री आपको फूल भी देगा और फ्लावर भी देगा। ओके, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्लावरिंग? रेणु नायक जी का क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्लावरिंग ऑफ एडेनिमस? वही है, एनपीके, माइक्रो वो सबके न्यूट्रिएंट्स। वही आंसर्स हैं, राइट? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। एक लवनील जी का क्वेश्चन है, उनके सॉइल में टर्माइट का प्रॉब्लम है। टर्माइट के लिए क्या कोई अलग से इलाज है हमारा? व्हाइट एंड्स आई थिंक इज टर्माइट। हाँ हाँ हाँ, दीमक। तो व्हाइट आंट्स के लिए वही दशपर्णी अर्क के फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं मैम। अगर आपको वो मिल जाए या आप बना सकें घर में, तो व्हाइट एंट्स विल जस्ट गो अवे फ्रॉम योर प्लांट्स। एंड ऑल्सो फॉर व्हाइट एंट्स स्मोक मैनेजमेंट एक बार करके देखिए। स्मोक मैनेजमेंट से ही व्हाइट एंट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, फिर एक मिलिंद जी का क्वेश्चन है, गांडूल खाद, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट ही हैज रिटन, और काउ डंग। गांडूल खाद मीनिंग वर्मी कंपोस्ट। जो केचुओं की खाद होती है उसे मराठी में गांडूल खाद बोलते हैं। ओके, वो मैं समझ गई थी, बना जाता है। हाँ, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दोनों में से क्या बेहतर है, काउ डंग बेहतर है या गांडूल खाद बेहतर है? दोनों ही अच्छे हैं, पर काउ डंग का अगर देसी गाय की मिल जाए, देसी गाय की अगर काउ डंग मिल जाए, आपके प्रदेश की देसी गाय, जिसको आपके प्रदेश के क्रॉप्स की, आपके यहाँ की हरियाली की और आपके जमीन की आदत है, वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। और आप अगर काउ डंग डालना शुरू कर देंगे तो आपके खेतों में अपने आप ही गांडूड़ आ जाएंगे, अपने आप ही अर्थवर्म्स उसमें होने लगेंगे, क्योंकि अर्थवर्म इज अ फार्मर्स फ्रेंड। वो उसमें अपने आप नेचुरली होने लगेंगे। तो दोनों चीजें आपकी, मतलब कहते हैं ना वो सर कढ़ाई में वैसा हो जाएगा। काउ डंग से आपकी बाकी सब मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, और नेचुरली जो आपके, जो हम लोग कहते हैं मित्र होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, वो आपके फार्म में या आपके घर में आने लगेंगे। तो इस सेशन के बाद हम अपना वो वाला वीडियो भी शेयर कर लेंगे, विच यू हैव शेयर्ड येस्टरडे ओनली विद मी,
जिसमें खेत में वो हो रहे हैं, केचुए हो रहे हैं। केचुए अच्छा, हो रहे हैं। अदिति जी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हम दे चुके हैं। गिलकी और लौकी का फल छोटे में ही गिर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये फलों का क्वेश्चन वो जो हमने बात की है वो हो चुका है ऑलरेडी। हाउ कैन वी इंक्रीज दी, ये हो गया है, थैंक यू। और ओके, फिर एक किसी का क्वेश्चन, बीना जी का क्वेश्चन था कि क्या हमें पीपीटी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि मैंने ऐसा बोला था कि पेन पेपर लेके बैठना है, बट स्टिल इफ इट इज अ क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू आंसर इट। आई थिंक जो हमने रेसिपीज बताई हैं उसके स्क्रीनशॉट्स हम लोग दे देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और सभी को मिल जाएंगे फिर। मुश्किल होता है पीपीटी सब कुछ नोट्स लेना। राइट राइट राइट। फिर गौरी का भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि मैंगो ट्री में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स नहीं आते हैं। वो मेरे ख्याल से वो वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। अब बहुत मैंगो ट्री, एक हाँ प्लीज प्लीज। मैंगो ट्री का मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे फार्म में अराउंड 165 मैंगो ट्रीज हैं। गौरी जी, अगर जैसे आपको छोटी सी कली दिखने लगे तो आप सिर्फ एक पानी का फव्वारा कर दीजिए उसके ऊपर, एक पानी का प्लेन सादा पानी का स्प्रे कर दीजिए, तो उसके ऊपर जो भी चिकट मतलब पूरे साल की जो धूल मिट्टी या चिकनाई होती है वो निकल जाती है। उसके बाद मैंने देखा है कि फल और फूल बहुत स्प्लेंडेड और प्लेंटीफुल क्वांटिटी में आते हैं। और आपको जो भी खाद चालू करना है वो दिसंबर से चालू करें, मैंगोज में दिसंबर से चालू करें अगर आप काऊ डंग दे सकें। और जो भी कुछ स्प्रे है वो महीने में एक बार दें, दिसंबर से चालू कीजिए। और एक बार कैरी लगने लगे तो उसको थोड़ा पानी कम कर दीजिए या पानी थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए गर्मी में, तो उसकी रूट्स और ज्यादा डेवलप होती हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स अच्छे आते हैं। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, पर अगर आपके पास सचमुच गौमूत्र और गोमय नहीं है तो प्लीज आप एक बार पंचगव्य ट्राई करके देखिए सारे पौधों पे। और पंचगव्य 1 लीटर का बॉटल है, सिर्फ 30 मिली लगता है, 30 ml in one spray of 15 liters of water। तो अगर आप एक बार एक बॉटल ले लेंगे तो महीने में एक ही स्प्रे लेना है, कम से कम 3-4 महीने तक आपको कोई और खाद या कोई और स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पंचगव्य हैज रियली मैजिकल रिजल्ट्स, please try it, or if you want to learn how to make it, I can show you how to make it also. I have no problems. Okay, ants on lady fingers, ये निधि ने पूछा है, निधि खरे। Ants on lady fingers, हाँ, how can we deal with ants on lady fingers? ants तो वैसे कुछ नुकसान करती नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, पर अगर ants हटाना है तो आपको ये यू हैव टू मेक श्योर दैट कि वहां ठंडक ना हो। मतलब अगर ज्यादा पानी होगा तभी एंट्स कंफर्टेबल फील करती हैं और आती हैं। और हम लोग एक और टोटका इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ी सी शक्कर या कुछ नीचे पानी रखते हैं एक प्लेट में और शक्कर दूसरे बोल में रख देते हैं, तो उसके स्मेल से एंट्स आती हैं और वो पानी में ही डूब डूब के मर जाती हैं। सो अगर कम है एंट्स तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्लांट से दूर, और थोड़े दिन के लिए छांव या मॉइस्चर लेवल अपने आसपास कम रखें तो एंट्स कम आएंगे। ओके, फिर विभा का एक क्वेश्चन है, पोटैटो पील्स में क्या फंगस लग जाता है? हाँ, आपको 2 दिन के अंदर कोई भी इस्तेमाल करना है। अगर आप डिप करके वो भूल गए 4-6 दिन के लिए तो उसमें कीड़े हो सकते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट रहता है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो झटपट इस्तेमाल करने हैं, 2 दिन के अंदर जैसे ही रंगीन पानी हुआ कि आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको कंपोस्टिंग कर ले। अगेन एक वैसा ही क्वेश्चन है कि पपीते का फ्रूट गिर जाता है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? कुछ न कुछ कमी रहती है तभी ऐसा होता है। नाइट्रोजन is required for a good foliage and potassium is required for a overall health of the plant. तो पपीते का फल अगर गिर रहा है तो आप ये देखिए कि आपकी स्टेम जो है
उसको प्रॉपर सपोर्ट दे सकते हैं कि आप, अगर वो पपीता ज्यादा भारी हो रहा है या नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं पपीते के, तो पपीते के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। आप अगर एक लकड़ी का सपोर्ट उसको देंगे तो अच्छा होगा। और ईस्ट और वेस्ट साइड की डायरेक्ट हवा पपीते को ना लगे, इसलिए थोड़ा सा फेंसिंग या मल्चिंग कर सकते हैं, इससे काफी फायदा होता है। बाकी वही है, एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिलने चाहिए। ओवर फ्रूटिंग के वजह से भी कई बार ऐसे होता है कि जो पेड़ होता है पपीते का वो नेचुरली सिलेक्ट करता है और 2-4 अच्छे फ्रूट्स रह जाते हैं, और जो वीक फ्रूट होता है वो उनको डिस्कार्ड कर देता है नेचुरली। तो वो ऐसा अगर हो रहा है तो आपको अगर फ्रूट बाकी का मिल रहा है तो दिस इज अ नेचुरल साइकिल ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन है कविता कुमार का, कैन वी मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन वाटर टुगेदर लाइक बनाना, अनियन, लेमन एक्सेट्रा? आई रेकमेंड यू डोंट डू इट, बिकॉज सुबह दोपहर और शाम का खाना अगर हम एक साथ नहीं खा सकते तो वैसे ही अगर प्लांट्स को एक बार में एक फर्टिलाइजर देंगे तो उनको एडजस्ट करने में ज्यादा आसान जाएगा। राइट। कुछ बहुत सारे recommendations हैं, बहुत सारी तारीफें हो रही हैं। I would like to read a few. विवेक शेट्टी जी ने बोला indeed a very informative session. Thank you Swati and Monica. मनु स्मृति ने बोला excellent session. I am happy that today we exclusively talked about natural things and nature. I am practicing many of your advices already in my home and it gives me peace. Thanks a lot for enlightening us. Okay. Thank you so much again for informative session. How can we get this? फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, if very informative knowledgeable talk. Thanks स्वाति जी, साधना जैन, मोनिका thanks. In Bhopal, where are these medicines available? Okay, order. चलिए, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स के सारे क्वेश्चंस हो गए, बट स्टिल इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, या तो स्क्रीन पे आप हाथ हैंड रेज कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके, या फिर जो रिएक्शंस में एक होता है। हाँ, ये मैं देख रही हूँ मैम, आपका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा। आई एम अनम्यूटिंग यू। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को मैडम। गैलेक्सी M31। हाँ जी जी, पूछिए प्लीज। मैम, हमारे घर में सोयल तो नहीं है, लेकिन ऐसे पॉट्स हैं। उस पॉट्स में बड़ी बड़ी जैसे पॉट रहती है वो है, लेकिन उसमें क्या हम जैसे बनाना ट्री या कोकोनट ट्री ऐसे कुछ लगा सकते हैं क्या? कोकोनट ट्री तो मैम पॉसिबल नहीं है हाँ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जगह लगती है और उसकी हाइट भी है। आप कौन से प्रदेश से हैं या कहाँ से हैं? कोल्हापुर से, कोल्हापुर से ही है हम। कोल्हापुर ताराबाई पार्क। तो आप अगर बड़ा पॉट है तो पपाया उसमें आराम से लगा सकते हैं। पपीता अपने अच्छा आता है, पपई आपल्याकडे खूप चांगलं येतं। और उसके अलावा आप अमरूद लगा सकते हैं, सीताफल भी आ जाता है। पर बाकी सारे फ्रूट ट्रीज तो मुश्किल हैं, क्योंकि उनका जितनी हाइट बढ़ती है, जितनी हाइट ऊपर बढ़ती है, उतना ही रूट्स नीचे फैलते हैं, वर्टिकली अप एंड हॉरिजॉन्टली डाउन। तो आप सिर्फ यही देख लीजिए कि अगर हाइट कम है तो 100% आ जाएगा। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है पॉट्स में, क्योंकि उसको कम जगह लगती है और कॉम्पैक्ट अच्छा रहता है। इसके अलावा मुझे और कुछ तो याद नहीं आ रहा है, पर आप सब्जियां सारी ही उगा सकते हैं। टमेटोज हो गए, बैंगन हो गए, कोई भी सब्जी आप किसी भी सब्जी को आप इसमें उगा सकते हैं। निधि खरे, आप अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैंने लौकी लगाई है और उसमें जिसको सपोर्ट मिला है वो बहुत हेल्दी हुई है, लेकिन बाकी छोटे छोटे आ रहे हैं, तो क्या लौकी के नीचे मुझे कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा उस बेल के लिए? लौकी तो वैसे भी आपको तार के सपोर्ट पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बेल होती है, तो आपको उसको 100% हर जगह सपोर्ट देना होगा। नहीं, बॉटम में क्या उसके जब फ्रूट आ रहे हैं तो क्या उसको नहीं, फ्रूट को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। पर जहां वो फ्रूट है, जहां से वो लग रहा है, जो नोड है, वहां प्रॉपर सपोर्ट है क्या, वो देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है लौकी आपकी वैरायटी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक मीडियम साइज की हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। ओवर फ्रूटिंग ना होने दें,
और अगर एक 10 सेंटीमीटर के एरिया में 3 फ्रूट्स आ रहे हैं, तो आप देख लें कि जो अच्छा है, जो ज्यादा हेल्दी फ्रूट है उसको रखें, और जो छोटा है उसको अगर आप निकाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा आता है और फिर वो लोड नहीं ले पाता अगर उसको सपोर्ट सिस्टम ठीक ना मिले। पर रूट्स में आपको अच्छी तरह से मैन्योरिंग करेंगे तो आपका प्लांट स्ट्रांग हो जाएगा और वो सारे फ्रूट्स ले सकता है। मैडम, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, कहाँ से? मैं निधि हूँ गुड़िया। ओके, तो फैमिली रियूनियन बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निधि प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। अदिति जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी पूछें आप अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये फर्टिलाइजर्स आपने बताए हैं उसमें अनियन पील वाटर मैं यूज करती हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन क्या मैं चेंज कर सकती हूँ और कितने टाइम में चेंज करना चाहिए कि अनियन की जगह मैं उस लेमन का यूज कर लूं या बनाना पील यूज कर लूं? ऐसा अल्टरनेट कुछ है क्या, कर सकती हूँ? बनाना का तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है मैम, क्योंकि हम लोग रोज तो बनाना लाते नहीं है घर में। 15 दिन में या महीने में एक बार आता है, तो उतना रेकमेंड मैं कर सकती हूँ 15 दिन में एक बार। पर आप ऐसा कुछ शेड्यूल कीजिए कि जिसमें NPK मतलब पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन ऐसे आप साइकिल में दे सकें। पहले अनियन पील दे दें, अगले हफ्ते 10-12 दिन में जब आप पानी देंगे तो पोटेटोज पील कर लीजिए, उसके बाद आगे लेमन पील पर सिर्फ फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स को देना है। तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे मैम। अच्छा, उसको हर वीक में चेंज कर सकती हूँ मैं? हाँ, मतलब वीकली तो अब तो अच्छा मौसम रहता है सब जगह, तो मुझे तो लगता है 10 दिन में हम लोग पानी जब देते हैं तो अलग अलग चार्ज करके अगर आप देंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट रहेंगे मैम। हाँ, पॉट्स में ही है मेरे भी, जो प्लांट्स हैं सारे पॉट्स में है, टेरेस पर है गार्डन, तो उसके लिए मतलब अभी तो फिर बारिश होती है तब तो फिर पानी भी नहीं देना पड़ता है। जी, बारिश के समय मैम यही करना है कि 10 दिन में एक बार अपना चार्ज्ड वाटर देना है, राइट? और अगर आप मल्चिंग करेंगे मैम तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा आपके सॉइल में, ऊपर का कवर हो जाएगा तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और फर्टिलाइजर्स के और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन है, या तो ऐसा हैंड रेस कर सकते हैं या रिएक्शंस में आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं अनम्यूट कर दूंगी यहाँ से। रेनू मैम, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बिंदु जी आप दिख रही हैं मुझे। रेनू मैम, है आपका क्वेश्चन? मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप कीजिए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। यस, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? मैं ये पूछ रही थी रेनू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। There is somebody called Romika Goswami हाँ, in the मैं chat box. She would like लेकिन to रोमिका answer. मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है एक्चुअली, मैंने चारों तरफ नजर देख ली है। रोमिका, यस, रोमिका पूछें आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके। Hi, the manure fertilizer you mentioned in the presentation, we have to spray it on the plant or put it in the soil, sorry. Which fertilizer are you talking about, ma'am? Anything you mentioned like lemon water or the charged waters, liquid ones you said in the presentation. See, onion, potatoes and bananas can be sprayed also. It can be directly put in the water also, in the plant also. But lemon peel fertilizer has to be administered to the soil. You cannot spray it. But banana peel fertilizer and also potatoes you can spray. There are different ways of doing it, which was, I think I've mentioned it, but I will clarify it again by sending the screenshots on the WhatsApp group. The acidic one, which is the lemon peel fertilizer, has to be given to the soil. It cannot be sprayed, ma'am. And where we can buy all the products mentioned in the presentation? Swati Tiwari is the distributor for Madhya Pradesh and a lot of North Indian states. You can order the products, whatever you want.
इनफैक्ट हमने फूड प्रोडक्ट्स के बारे में इस सेमिनार में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, पर हम अपनी जैगरी, राइस, व्हीट और कुछ नॉन पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप तक कहीं भी पूरे इंडिया में आप तक भेज सकते हैं। गुड़ हमारे यहाँ का बहुत फेमस होता है कोल्हापुर का, और उसमें भी ऑर्गेनिक गुड़ हो तो उसपे मतलब चारों खाने चित्त रहते हैं सभी लोग, बहुत डिमांड रहती है। तो फूड प्रोडक्ट्स भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे फार्म से, उसके अपडेट स्वाति मैडम को हम बीच बीच में भेजते रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे है। हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो चीजें खराब नहीं होती, नॉन पेरिशेबल होती हैं, वो पैकेजिंग करके इंडियन पोस्ट या कुरियर के थ्रू भेजते हैं। ओके रेणु मैम, एक बार और ट्राई करते हैं आपका अनम्यूट करके, अगर आता है अब तो। सब मिस्टर अनिल इज आस्किंग अबाउट रेसिपी। हाँ रेणु जी आ रही है आवाज, प्लीज पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे ग्राउंड फ्लोर में नींबू हमने लगाए हुआ है बड़े गमले में, लेकिन उसमें फल नहीं आ पा रहे हैं, शायद उसको धूप नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या मुझे उसको छत पे रखना चाहिए जहाँ धूप मिले? ग्राउंड फ्लोर पे धूप क्यों नहीं मिल रही है मैम? हमारे अड़ोस पड़ोस में सभी ऊंचे ऊंचे घर हैं, जगह जरूर है, 8 फीट की जगह खाली है, लेकिन धूप नहीं आती वहाँ हार्डली 2 घंटे। तो बस फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा मैम तो ज्यादा रिलीफ। और नींबू का थोड़ा सा आपको ध्यान, पहले शुरुआत के पहले 6 महीने में उसके नीचे से कटाई करनी पड़ती है, जिससे वो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़े और उसका फॉलिएज ज्यादा अच्छा हो। और हाँ। अगर धूप तो उसे काफी पसंद है मैम, अगर आप जितनी ज्यादा धूप देंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक जो लेमन पील फर्टिलाइजर है, क्योंकि हाँ। वो नींबू क्या ही है तो उसके लिए काफी सूटेबल है, वो आप ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनिल जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। अनिल जी, रेसिड्यू कंपोजिंग प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अनिल जी आर यू देयर? नजर नहीं आ रहे हैं आप क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं है, या फिर कोई सिग्नल्स का दिक्कत होगा मेरे ख्याल। उनका वीडियो ऑफ है, पर फिर भी मैं पालीवाल सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करें, आपके स्क्रीन पे मैसेज आया होगा। हाँ जी प्लीज पूछिए। एक तो ये कहते हैं कि गोबर की खाद गर्मियों में नहीं देनी चाहिए, इज इट ट्रू? कि कुछ जगह पे कहते हैं कि एवरी मंथ गोबर की खाद दे सकते हैं, तो हम आई लिव इन गुड़गांव, सो इज इट ट्रू कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी करती है गोबर की खाद? गोबर की खाद इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं हमारे यहाँ। हम जो थंब रूल है वो ऐसा है कि अगर आप सूखी रोटी खाएंगे तो वो गले से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है, और वही अगर आप दूध में मिक्स करके खाएंगे तो वो जल्दी उतरती है। तो गोबर की खाद अगर पानी में मिक्स कर लेंगे अंकल तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं सर। और हमारे यहाँ जीवामृत जो मैंने आपको बताया है गोबर की खाद, उसको हम अगर एकड़ देखें तो हम बारिश के सीजन में 600 लीटर एकड़ तक देते हैं, और ठंडी के सीजन में हम 400 एकड़ देते हैं, मतलब 400 लीटर एकड़। गर्मियों में हम लोग वो 200 लीटर ही देते हैं। बारिश के सीजन में क्योंकि मॉइस्चर अच्छा रहता है तो एब्जॉर्प्शन उस खाद का बहुत ही सुंदर और अच्छी तरीके से होता है, इसलिए आप 400 लीटर दे दें, 800 लीटर दे दें, 600 लीटर दे दें, वो अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। गर्मी के सीजन में भी देने से कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर अच्छे से पानी में घोल के देंगे तो वो जल्दी पच जाएगा आपके प्लांट्स को। सिर्फ क्वांटिटी हम लोग कम करते हैं सर। ओके, एक क्वेश्चन और था, हमारे भी नींबू का प्लांट अच्छा ईस्ट वेस्ट साइड में लगा हुआ है, सन पूरे दिन मिलता है, लेकिन नींबू बहुत हार्ड और कई बार फट जाते हैं गिरने से पहले। और नहीं होता, बहुत कम जूस, एंड दे आर वेरी हार्ड, नाइस साइज, बट दे बर्स्ट लिटरली, सम ऑफ देम।
fruit bursting is a very common problem in very hot areas, but this should not happen if you start giving proper balanced NPK. Also, the main cause of fruit bust is because the root or the shoot does not have enough strength. So if you give it a layer of mulching over it, it will continuously get humus, and I think that should work for it. Thank you very much. Thanks. कविता कुमार, ये आखिरी क्वेश्चन शायद मैं लूंगी. कविता कुमार, मुझे नजर नहीं आ रही है कविता कुमार यहाँ. अच्छा हाँ, यस हाँ मैडम, एक मिनट, मैंने अनम्यूट किया. मैम आप कीजिए अपनी तरफ से. जी, ये नींबू की ही बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में भी एक अचानक बात आई. मेरे पास फार्म लैंड है एक, उसमें नींबू के अच्छे बड़े बड़े पेड़ थे. एक तो करीब 8-10 साल पुराना था और उसमें बहुत अच्छी नींबू की फसल आ रही थी. और दूसरा सिमिलर नींबू का पेड़ मेरे घर में गार्डन में लगा हुआ था, वो 3-4 साल पुराना था, बिल्कुल लदा पड़ा था नींबू से. सुबेरे हम चाय पीते पीते देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि नींबू कितना अच्छा लदा है, और शाम को देखा तो उसकी पत्तियां मुरझा गई और अगले दिन तक तो वो बिल्कुल खत्म हो गया. दोनों पेड़ों के साथ ऐसा हुआ, दोनों पेड़ों के साथ, एंड दे वर ऑन फुल फ्रूट. तो ये नींबू के साथ मतलब मैंने देखा कि आई लॉस्ट 3 plants of नींबू इन लास्ट 2 years. Which season did you lose it, ma'am? Just now, about a week back. We were having tea और हम लोग नजर लगा रहे थे उसको कि कैसे नजर लग गई. हाँ, एक ब्रांच पे कम से कम 8-8, 10-10 नींबू लगा हुआ था. और शाम को मैंने उसको देखा तो थोड़ी पत्तियां मुझे कुम्हलाई सी लगी. मैंने सॉइल छुआ तो मैंने कहा नहीं, गर्मी के दिन है पर मिट्टी तो नम है. फिर भी मैंने पानी डलवा दिया उसमें थोड़ा सा कि क्या पता गर्मी लग गई है. और अगले दिन तक तो सडनली सब कुछ खत्म, मतलब पूरा पेड़ मर गया. This looks like a bacterial attack, मैम. एकदम से आता है और वो जो पेस्ट होता है वो जाइलम व फ्लोएम, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है पूरे पेड़ का, उसको सीधा अटैक करता है. तो हो सकता है कि रेनी सीजन की शुरुआत में ये वहाँ का ट्रेंड है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वहाँ पे उस समय है. तो रेनी सीजन की शुरुआत में मैंने जो आपको राइस वाटर फर्टिलाइजर बताया है, अब आप ये थोड़ा सा अगर सीजन देख लें कि जब आपका इतना बड़ा नुकसान होता है, उसके पहले आप अगर प्रिकॉशंस ले लें, मल्चिंग कर लें और गोबर की खाद डाल लें, और जितना आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं पेस्ट कंट्रोल का वो दे दें, तो शायद नेक्स्ट ईयर हम आपसे दूसरी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे मैम. हाँ, अनिल जी ने बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया यहाँ पे. अनिल जी ने कहा ये शायद कोविड-19 का अटैक होगा. अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, लास्ट ये ले लेते हैं. कैन वी डू मल्चिंग विथ टी पाउडर? टी पाउडर इज वेरी गुड, पर हम लोग सब लोग बगैर दूध और शक्कर की चाय तो शायद नहीं पीते हैं. तो अगर टी पाउडर इस्तेमाल करना है तो टी पाउडर चाय बनने के बाद उसे 2-3 पानी में अच्छे से साफ करना होगा, जिससे मिल्क के और शुगर के सारे रेसिड्यूज उसमें से निकल जाएं. फिर उसे धूप में सुखाना है और उसके बाद ही आप उसे खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. अगेन इट इज वेरी गुड फॉर एनी फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें टाइटेनिक एसिड रहता है जो बहुत अच्छा रहता है, पर वही है कि उसमें से पूरी तरह से शुगर और मिल्क के रेसिड्यूज निकल जाने चाहिए. अगर आप ब्लैक टी पीते हैं देन यू आर इन लक. फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धूप में अच्छे से सुखा लें और उसके बाद ही वो आप मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अगर कोई हैंड रेज करना चाहता है अपना फॉर द लास्ट टाइम. अनिल जी के बारे में मुझे जितना समझ में आया अनिल जी, मैं उतना आपको बता देती हूँ. आप शायद ये पूछ रहे हैं कि आलू की खाद बनने के बाद या प्याज की खाद बनने के बाद उनके कंपोस्टिंग कैसे करना है, मतलब उसको आगे कैसे करना है. तो कंपोस्टिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक सर, पर ये जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ प्याज छोड़ के नींबू के छिलके, आलू के छिलके, केले के छिलके आप डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल सकते हैं. वो डिकम्पोज हो जाएंगे, आपकी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी. सिर्फ ध्यान ये रखना है
कि आप उसे मिट्टी से अच्छे से कवर करें। मतलब उसमें सरफेस पे जो कीड़े रहते हैं जैसे चींटियां हैं या दीमक हैं या अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच हैं, वो न लगें, क्योंकि वो सब मिट्टी के नीचे जाना है, वो रूट्स के पास जाना है, स्टेम के पास जाना है, जो कंपोस्ट हो जाएंगे और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट सॉइल फर्टिलिटी के लिए आपको मिल जाएगा। मोनिका, बस आखिरी में अपने प्रोडक्ट्स के एक बार नाम और बता दो सबको, और व्हाट दे कैन ऑर्डर, मतलब ये बताया जा सकता है। ये जो 3 प्रोडक्ट्स जो सब गार्डन लवर्स के लिए हैं, मैंने इसके पहले भी कई वर्कशॉप्स की थी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही दिखा कि लोगों के पास गोबर और गोमूत्र का एक्सेस नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स पंचगव्य जो इम्यूनिटी हेल्थ बूस्टर है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपके पौधे की ओवरऑल हेल्थ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो पंचगव्य के बारे में हम एक डिटेल वर्कशॉप भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और कितने क्वांटिटी में ये सब चीजें उसके अंदर हैं। आपकी स्टेम्स, आपकी रूट्स, पौधों के पत्ते, सभी कुछ ऐसे बलवान और तंदुरुस्त हो जाएंगे एक पहलवान की तरह, अगर आप पंचगव्य इस्तेमाल करेंगे। दशपर्णी अर्क is an excellent method of naturally keeping pest away from your plants. सिर्फ 20 ml डालना है 1 लीटर पानी में और स्प्रे करना है। और जैसे अगर मेरे शरीर से गोबर की बदबू आए तो शायद आप लोग मेरे आसपास नहीं आएंगे, वही कंसेप्ट है। अगर गोबर फर्मेंट करके आप स्प्रे करें with all these poisonous leaves inside, कोई भी कीड़ा आपके प्लांट्स के आसपास नहीं आएगा। क्योंकि ये दोनों नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। पंचगव्य की प्राइस फॉर 1 लीटर इज 400 rupees MRP and for दशपर्णी अर्क it is 300 rupees for 1 लीटर। और जो धूप स्टिक्स हैं उनका प्राइस है 200 rupees पर पैक। एक पैक में 30 स्टिक्स आती हैं। हर रोज महीने का, मतलब 1 महीने का पैक आपको 200 rupees में मिल जाएगा। आप मिसेस स्वाति तिवारी से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपना एड्रेस दे दें या पर्सनल एड्रेस या ईमेल हमको भेजें, हम आपको ये सब भेज सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों प्रोडक्ट्स की कोई एक्सपायरी नहीं है। जिस दिन आपके पास पहुंचेगा उसके आगे आप 6 महीने तक बगैर कुछ क्वालिटी में फर्क किए उसे इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो दैट्स इट। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है मुझे लगता है। ज्योति मैडम, आपको कुछ पूछना है क्या? मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी सब लोग बहुत कुछ पूछ चुके हैं। मोनिका, सुन रही हो ना? आपके ये प्रोडक्ट्स केवल कोल्हापुर में इजीली अवेलेबल होंगे या ऑल ओवर इंडिया में? नागपुर में भी ये ब्रांच हमारी। बनते तो कोल्हापुर में ही है मैम, अपने फार्म पे बनते हैं, पर हम आपको कहीं भी भेज सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इन प्रोडक्ट्स का ये है कि ये किसी भी मिट्टी, किसी भी वातावरण, किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी सीजन और किसी भी फल फूल या पौधों पे आप खेती बाड़ी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। तो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये तीनों चीजें इफेक्टिवली काम करती हैं और आप तक हम पहुंच ही जाएंगे ज्योति मैम, डोंट वरी। अच्छा, और इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं मोनिका जी, फूड प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, तो इसमें जो तूर दाल है हमारा, वो हमारा यूएसपी है। तूर दाल जो हमारे यहाँ अरहर की दाल कही जाती है, वो हम आज तक स्टोन ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब जो हाथ की चक्की होती है पत्थर की, उसके ऊपर बनाते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहता है। इसके अलावा मूंग दाल है, उड़द दाल है, गेहूं है, राइस है। मुझे लगता है ये पूरी लिस्ट प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोडक्ट्स की, जो खराब नहीं होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय, वो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे विद द प्राइस लिस्ट।
आप चाहें तो बिल्कुल। और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है अल्फांसो मैंगो, जो आम हमारे यहाँ उगते हैं, वो हम लोग सब जगह ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट सीजन में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी इस सीजन का खत्म हो गया, जो मुझे भी नहीं मिल पाया है। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका फॉर सच अ नाइस सेशन। मुझे लगता है सब लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और अगर बाय चांस आप लोगों में से कोई ऐसा है जो व्हाट्सएप के ग्रुप में अभी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आपका शायद वो नंबर जो आपने रजिस्टर किया है वो आपका व्हाट्सएप पर नहीं होगा, तो मेरे दोनों में से किसी भी नंबर पे आप एक मैसेज भेजेंगे अपने नंबर के साथ में, तो आई विल एड इट यू टू दैट ग्रुप। और उस ग्रुप को हम 15 दिन तक एक्टिव रखेंगे। यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स देयर, यू कैन हैव एनी क्वेश्चंस देयर फॉर नेक्स्ट 15 days. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Stay safe. Stay at home. Thank you so much. Do gardening.